नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल में लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस। अब तक हम सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल वेलबीइंग से रिलेटेड सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। कुछ वीडियोस सैलरीड पर्संस के रिलेटेड थे कि वो किस तरह से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हमने रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी वीडियो बनाई जिसमें हमने ये देखा कि हम जब भी कोई भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस समय पे कौन कौन से पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। उसी सीरीज में ये अगला वीडियो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, पर ये वीडियो आपका सेल से रिलेटेड है कि जब भी हम कोई सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड तो उस समय पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे ये जान करके बहुत खुशी होगी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन करते समय पे अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना, लेस रिस्क रखना और वोलेटिलिटी उसकी कम से कम रखना पसंद करते हैं। आप उनमें से हैं जब भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप उस समय पे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जब वो सबसे सस्ती होती है, उसे होल्ड करते हैं और उसके बाद में जब उसका भाव बढ़ जाता है बेच देते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। पर क्या आपने टैक्स इंप्लीकेशंस के लिए सोच रखा था? दोस्तों, यदि टैक्स इंप्लीकेशन आपने नहीं सोचे हैं तो आप किसी भी कंडीशन में टैक्स पेमेंट अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर उसको मिनिमाइज कर सकते हो, और वो भी किस तरह से? विद द टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस है। अन्यथा आप में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाता जिसने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न तक नहीं भरा है। हाँ, वो पर अपने मकान को किसी भी परिस्थिति में बेच रहा है तो उससे होने वाले प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा उसे नहीं मालूम है, और होगा ये कि उसे बहुत ही हैवी टैक्स लायबिलिटी के अंडर में आना पड़ेगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना जितना मुश्किल होता है, बेचना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बेचते समय पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है कि यार जिस प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न कितना है, क्या फिजिबल रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या उस प्रॉपर्टी पे कोई विवाद तो नहीं है। तीसरा कि उसके लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, और चौथा टैक्स इंप्लीकेशन से क्या होने वाले हैं। यदि इन चारों दायरे में मैंने नहीं सोचा है तो फिर मैं मुसीबत में फंसने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि टैक्स के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मुझे कंसिडर कर लेना चाहिए। तो पहला दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचते समय पे अपने घर में टंगे हुए कैलेंडर पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर्टी 24 महीने से पहले बेच दी है, खरीदने और बेचने के बीच का जो पीरियड 24 महीने से कम है, तो दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी पे बेचने पे होने वाला जो लाभ है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट होता है, आपकी इनकम में शामिल होगा और आपको रेगुलर इनकम की तरह उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पहली चीज, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हम कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। हम किसी भी कंडीशन में इस पे टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते। इस पे टैक्स इंडिविजुअल स्लैब के हिसाब से लगेगा। यदि आपकी इनकम नए इनकम टैक्स रिजिम के हिसाब से यदि वो ऑप्ट किया है 15 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट आप पे लगने वाला है। यदि ओल्ड रिजिम में है तो यही आपका 10 लाख से यदि ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये एडवाइजेबल है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कम से कम 24 महीने तक तो होल्ड करके रखो, अन्यथा आपको 30% तक की टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी एज पर योर स्लैब रेट। यदि 24 महीने से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? उस केस में इस प्रॉपर्टी पे होने वाला जो लाभ है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और इस केस में रेट जो है वो 20% है। 4% एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस को मिला लीजिए तो इफेक्टिव रेट आपका 20.8% बैठता है। इसमें भी आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इंडेक्सेशन होने के बाद भी आपका यदि कुछ भी कैपिटल गेन बच रहा है तो उस केस में आप सेक्शन 54 की एग्जम्पशंस भी अवेल्ड कर सकते हैं। तो फायदा है कि आप कम से कम 24 महीने तक किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, अन्यथा आपको बहुत हैवी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, जब हम कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो दोस्तों हम सेक्शन 80C में डिडक्शन ले लेते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट की लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी की हम क्या लेते हैं? डिडक्शन लेते हैं। लेते टाइम पे हमें याद रहता है, पर यदि आपने उसी प्रॉपर्टी को 5 साल के अंतराल में बेच दिया तो दोस्तों याद रखना, जितनी भी डिडक्शन आपने लिए 80C में वो सारी की सारी रिवर्स होने वाली है। जिस साल बेच रहे हो उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगी। यदि आपने नहीं ध्यान दिया ना तो आप पे फिर से हैवी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो कम से कम 5 साल तो होल्ड करके रखो भाई प्रॉपर्टी को, यदि आपने डिडक्शन ले रखी है। पर इस पर सेक्शन 24B की इंटरेस्ट की डिडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको वैसी की वैसी मिलती रहेगी। आपने यदि पहले ले रखी है तो वो रिवर्स नहीं होगी।
तीसरा एक पॉइंट जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो जब बायर पेमेंट करेगा तो ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। 1% टीडीएस काट सकता है पेमेंट देने से पहले। कब? यदि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा का है, तो उस केस में बायर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 1% के हिसाब से। अब ये आपको इंश्योर करना है कि उस बंदे ने टीडीएस काट करके तयशुदा टाइम जो कि 30 दिन के अंदर, जिस महीने में काटा है उसके 30 दिन के अंदर में जमा कराया है या नहीं है। और जमा कराने के 7 दिन के अंदर में वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पार्ट ई जो होता है उसमें लिखा रहेगा कि इतना टीडीएस आपका कटा हुआ है। आप 16B फॉर्म ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं बायर से कि उसने टीडीएस काटा है। आप इस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं, या इसे यदि आपका कोई लॉस है तो उसके साथ में आप इसका रिफंड ले सकते हैं और एग्जम्पशन अवेल्ड करते टाइम पे इसे सेट। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जो भी पार्टीज रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से रिलेट करती हैं वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए बहुत सारे टैक्स एवेशन मेथड्स का यूज करते हैं। वो कभी कभी अपने सेल कंसिडरेशन को अंडर एस्टिमेट करके दिखाते हैं, या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन जो भी सेल कंसिडरेशन का है उसे कैश में रिसीव कर लेते हैं। अब इन सारे मेथड्स और एविएशन टेक्निक से टैक्स के बहुत सारी चोरी होती है। इस चोरी को दूर करने के लिए और इन ऑर्डर टू कवर आउट दिस मेथड्स, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has introduced a new provision in Financial Act 2002 कि in the case of a real estate transaction means immovable property, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग, आपके द्वारा जो वैल्यू डिक्लेयर्ड की जा रही है मींस सेल कंसिडरेशन जो दिखाया जा रहा है सेल डीड में, हम उसे ना लेकर के उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या मैं कहूं सर्कल रेट या डीएल। इसका मतलब अब चाहे तुम कितना भी दिखाओ आपको टैक्स तो इसी के हिसाब से देना पड़ेगा, सेल कंसिडरेशन आपका सर्कल रेट ही रहेगा। तो दोस्तों इस प्रोविजन का साफ साफ ये है कि यदि आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्कल रेट या उससे ज्यादा दिखाई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके हिसाब से सब चीज सही चल रही है। पर दिक्कत वहां आ जाएगी जहां आपने वैल्यू कम दिखाई है, अंडरस्टेट के रखी है, पर जो डिपार्टमेंट की वैल्यू है जो उन्होंने कंसिडर की है, सब्स्टिट्यूट की है, वो भी बहुत ज्यादा बता रखी है। So there is a huge difference between what the value you have declared and the department adopted the value. अब आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप रेफरेंस देंगे कि सर इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, बाजार में जो वैल्यू चल रही है, यदि वो सर्कल रेट से ज्यादा है तो कोई इश्यू नहीं है। पर दिक्कत तो आपको जब होगी कि सर जो आपने वैल्यू अडॉप्ट की है वो बहुत ज्यादा है, मैंने कम की है वो ठीक है, पर आपने जो अडॉप्ट की है वो भी बहुत ज्यादा है। आप नहीं तो ये देख लीजिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में ये चल रही है। टेक एन एग्जांपल, यदि हम सिंपल सी बात करें, किसी प्रॉपर्टी की मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी 10 लाख, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और प्रॉपर्टी जो है वो आ रही है 20 लाख, पर उसका बाजार में मूल्य अभी फिलहाल जो चल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो है लगभग 15 लाख। तो आप इस चीज का रेफरेंस देकर के क्या बोलने वाले हो कि भाई साहब मैं मानने के लिए तैयार हूं पर मैं आपकी वैल्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए थी? 15 लाख। तो इस केस में आप डिसएग्रीड होंगे इस चीज से कि मैं सर्कल रेट को अडॉप्ट नहीं कर सकता। उस केस में आप एक रेफरेंस या अपील करेंगे किससे? असेसिंग ऑफिसर से कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कराई जाए। उस केस में एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अडॉप्ट किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा जिसे हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। उस फेयर वैल्यू को देखते हुए ही आपकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, सेल कंसिडरेशन कितना रखा जाए। सपोज जो वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई है वो सर्कल रेट से ज्यादा है तो उस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट असेसी को दे दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा कि चल तू जाकर के सर्कल रेट ही दे दे। पर यदि किसी कंडीशन से उसकी वैल्यू सर्कल रेट से कम निकली तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई है उसी वैल्यू को हम अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है चाहे वो मकान से बिल्डिंग से रिलेटेड है, उस केस में आपका सेल कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सर्कल रेट और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दोस्तों जहां एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीलिंग फिक्शंस का यूज करके सेलर की लायबिलिटी को एक्सटेंड करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बायर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने
सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन डाल के कि यदि जो प्रतिफल, जो कंसिडरेशन यदि बायर के थ्रू सेलर को दिया जा रहा है वो यदि पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है या कंसिडरेशन दिया ही नहीं गया है, उस केस में जितना भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बायर की इनकम मान लिया जाएगा। आपने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों को ही दायरे में ले लिया। इधर सेलर से बोला कि भाई तू 50C के अंदर में आ रहा है, यदि तूने वैल्यू कम डिक्लेयर की तो हम हमारी वाली वैल्यू को लेने वाले हैं। और इधर बायर से बोला कि यदि तूने कुछ भी नहीं दिया है या फिर कम दिया है, किससे कम दिया हम देखेंगे, यदि कम दिया है तो जितना कम दिया है ये तेरी इनकम मान ली जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप वैल्यू कम दिखाएं। तो दोस्तों, जब भी आप रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सेक्शन 50C और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखें। चाहे आप बायर या सेलर, दोनों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्स इंप्लीकेशन आने वाला है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। तो उन्होंने बोला यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिफल दिया जा रहा है वो प्रतिफल या तो इनएडिक्वेट है या फिर है ही नहीं। मींस यदि आपने एडुकेसी दिखा रखी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदी है तो इनकम टैक्स को कोई इस पे विवाद नहीं है। अब ये 5 लाख क्या है, ये सर्कल रेट होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी के बराबर यदि आपने कंसिडरेशन दिया तो उन्हें कोई भी इसमें दुविधा नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने। पर यदि आपने जो वैल्यू दी है वो इनएडिक्वेट है, मींस 5 लाख की प्रॉपर्टी आपने 50,000 रुपए में खरीद ली या फिर आपने कोई पेमेंट ही नहीं किया, तो उस केस में उन्होंने बोला जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस भाई साहब आपकी अदर सोर्स में इनकम मान लिया जाएगा। प्रोविजन क्या है, उन्होंने बताया यदि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और जो डिफरेंस है किसका, जो कंसिडरेशन दिया है उसका और 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, तो हम उस केस में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे अदर सोर्स की इनकम मान के। सर मैंने तो कोई दिया ही नहीं है, मेरे को तो फ्री में मिली, गिफ्ट में मिली। तो उस केस में उन्होंने बोला यदि कोई भी प्रतिफल नहीं है तो उस केस में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्कल रेट यदि 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में हम 1000 से ऊपर जितना भी है उसको हम क्या मान लेंगे, आपकी इनकम मान लेंगे और आपके अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। दोस्तों, इसका मतलब गिफ्ट लेने में भी अब खतरा है। हाँ, यदि आप रिलेटिव से लेते हो तो उस केस में जो सेक्शन 56 बोलता है वो सारे प्रोविजंस लगेंगे। पर यदि आपने रिलेटिव से गिफ्ट नहीं लिया है तो उस केस में आपको ये प्रोविजन ध्यान रखने पड़ेंगे कि गिफ्ट का पैसा भाई साहब सामने वाले ने तो गिफ्ट में दे दिया, पर इनकम टैक्स आपसे टैक्स लायबिलिटी ले लेगा। अगेन वही सारे प्रोविजन की होल्डिंग पीरियड 2 साल और यदि लॉन्ग टर्म है तो सारे प्रोविजन आ जाएंगे, इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, दोनों ही प्रोविजन बहुत ही खतरनाक मोड में आए हैं। चाहे आप सेलर हैं बायर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया है तो वास्तव में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं फिर से। इसके बाद में सर हमने ये तो बात कर ली कि इनकम टैक्स कौन कौन से प्रोविजन बना करके दे रहा है, कहां का टैक्स लायबिलिटी, कहीं तो कोई रिलैक्सेशन, कोई बेनिफिट भी है। तो उन्होंने बोला यदि आपने जिस संपत्ति को बेचा है, जिस प्रॉपर्टी को बेचा है, यदि वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, मींस उस प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए आपको 24 महीने या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो उस केस में उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। उसका टैक्स रेट हमने बात कर ली थी 20% रहेगा, 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट रहेगा और आपको एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी एग्जम्पशन है, तो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में आपको जिन एग्जम्पशंस को मिलता है तो सेक्शन 54 है और एक सेक्शन 54EC है। हम बात करते हैं पहले सेक्शन 54 की। यदि आपने किसी मकान को बेचा है तो मकान के बदले यदि आप मकान ले लेते हो तो उस केस में आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखें, आपको इन्वेस्टमेंट सेल कंसिडरेशन का करना है, कैपिटल गेन का नहीं करना है। जितने का मकान बेचा था उतने का ही इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उस केस में आपका जितना भी कैपिटल गेन है वो बच जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहां करना है, मकान के बदले मकान खरीदना है, नया मकान। आपका खुद का मकान नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। अब मकान कब खरीदना चाहिए, खरीदने के लिए उन्होंने बोला आप जिस दिन बेच रहे हो उससे 1 साल पहले भी खरीद सकते हो और 2 साल बाद भी। पर यदि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उस केस में आपको ये 3 साल की सीमा दी गई है कि आप 3 साल तक इसे कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। दोस्तों, जब भी हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे परचेज कंसीडर किया जाएगा, मींस आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी 1 साल पहले तक खरीद सकते हो। पर यदि किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है तो उस केस में इसे कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। ध्यान रहे, यदि 3 साल के अंदर में आपको पोजीशन नहीं मिला ना तो आप इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते कि सर वो बिल्डर ने मुझे पोजीशन नहीं दिया इसलिए मेरे पास में पोजीशन नहीं आ पाया। आपको यदि इसे कंस्ट्रक्शन माना है तो 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्शन दिखाना ही पड़ेगा। तो लिमिट कितनी है, 1 साल पहले इन द केस ऑफ परचेज और 2 साल बाद तक कंस्ट्रक्शन में 3 साल के अंदर में आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। सर मैं नहीं कर पाया तो यदि इन केस आप नहीं कर पाए, कब तक, आपकी जिस साल आपने मकान बेचा है उस साल के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। तो इन द केस ऑफ इंडिविजुअल इट इज 31 जुलाई, 31 जुलाई या जो इन्वेस्टमेंट करने की डेट दे रखी है, इन दोनों में से जो पहले है वहां तक आपको इस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। नहीं कर पाते हो तो आप कैपिटल
गेन डिपॉजिट स्कीम, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप इस अकाउंट में पैसा जमा करा दें और उस पैसे का तयशुदा जो टाइम लिमिट दे रखी है 2 साल और 3 साल, उसमें इसका इन्वेस्टमेंट कर दें। यदि आपने इस पैसे का यूटिलाइज्ड उस पर्पज के लिए नहीं किया जिसके लिए आपने जमा किया था, तो उस केस में जिस साल ये आपने मिस यूटिलाइज किया या अनयूटिलाइज किया, उसी साल ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों, हमें ध्यान ये भी रखना है कि यदि प्रॉपर्टी मैंने जो इन्वेस्ट की है, नई प्रॉपर्टी जो खरीदी है, उस इन्वेस्ट प्रॉपर्टी को मैं 3 साल तक ना बेचूं, खरीदने के 3 साल तक यदि ऐसा किया तो उस केस में जो एग्जम्पशन आपको मिली थी वो एग्जम्पशन फिर से वापस ले ली जाएगी और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो नए मकान की जो लागत है, उसको उतने अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा जितना अमाउंट आपने पहले एज ए एग्जम्पशन लिया था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझना हमें पड़ेगा कि भाई साहब मैं उसे 3 साल तक भी नहीं बेच सकता। रिगार्डिंग तो हम जब भी प्लानिंग कर रहे हैं नए मकान को खरीदने और बेचने की, तो उस समय पे इस समय सीमा को भी कंसिडर कर लें। एक बात और याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि यदि आप मकान परचेज कर रहे हो, अब तक ये था कि आप एक मकान बेच रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक मकान और खरीद सकते हो, पर आपको फाइनेंशियल बिल 2019-20 में एक अमेंडमेंट आया, उसके तहत आपके पास में लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप 2 मकान खरीद सकते हो। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक ही बार मिलेगी, पर उस केस में उन्होंने बोला किसी भी कंडीशन में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक की जगह पे 2 मकान परचेज कर सकते हो। ये था हमारा सेक्शन 54, मकान के बदले मकान खरीदना। सर और कोई तरीका है जिससे हम एग्जम्पशन ले सकते हैं? एक और सेक्शन है सेक्शन 54C। सेक्शन 54C बोलता है कि यदि आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए जहां पे हमने स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बता रखी है। इन्होंने 2 तरह के इन्वेस्टमेंट बताए कि आप या तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बॉन्ड्स को परचेज कर लें। आप ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक के बॉन्ड्स एक साल में परचेज कर पाएंगे। 6 महीने के अंदर में आपको इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किस पे, किसी प्रॉपर्टी के सेल आउट करने पे, उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। बाकी प्रोविजन वैसे के वैसे ही कि यदि पैसा मैंने रिटर्न फाइल करने की डेट तक नहीं इन्वेस्ट किया तो मैं उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डाल सकता हूं। दोस्तों, अब तक हमने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब हम सेल कर रहे होते तो हमने देखा कि यार टीडीएस के भी पॉइंट्स हैं, मेरा स्लैब रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मेरी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी विड्रॉ हो सकती हैं। सेक्शन 50C कुछ और कह रहा है और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 बायर पे लायबिलिटी डाल रहा है। मुझे एग्जम्पशन कौन कौन सी कंडीशंस में मिलेंगी, इन पॉइंट्स को यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो लिटरली आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू बी अंडर अ ह्यूज लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आपको अवेयर करना है, स्टेप तो केवल आपको लेना पड़ेगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप जब भी ट्रांजैक्शन करें, सेल ऑफ एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट और कमेंट बॉक्स में दे करके मुझे बता सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूं तो प्लीज आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।